सामान्य वर्ग या सामान्य तरीके से चुनाव का अध्ययन करते हुए हम 1980-90 के उस पायदान पे पहुँचे जब हमने जाना कि किस प्रकार बदलते हुए समीकरण में एक नया गुट सामने आता है, बड़ा प्रभावशाली और संभवतः जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, और उनके उदय को समझते हुए हमने ये भी देखा कि भारतीय राजनीति को किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं। भारतीय समाज का एक और ऐसा पहलू है, एक और ऐसा अंग है जो भारतीय राजनीति को संभवतः उतना ही प्रभावित करने की क्षमता रखता है जितना कि पिछड़ा वर्ग, और वह है सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों का वर्ग, सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों का, सोशली वीक, सामाजिक दृष्टि से जो कमज़ोर हैं। तो अब इस अध्याय के इस हिस्से में अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों का राजनीतिक सशक्तिकरण कैसे हुआ। हमने पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक सशक्तिकरण का अध्ययन कर लिया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछड़ा वर्ग के अलावा समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जिसे हम कमज़ोर वर्ग कहते हैं, और उसके राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस वर्ग को राजनीतिक ताकत मिली या कहाँ से मिली। इसकी शुरुआत भी 1980 के आसपास ही होती है। इसी दशक में निम्न वर्ग के राजनीतिक संगठनों का उदय होता है। हमने दलित पैंथर्स का जिक्र किया, बामसेफ का जिक्र किया, बसपा का जिक्र किया और कुछ अन्य दलों का भी जिक्र पूर्व में किया है। कुछ इन्हीं दलों के बारे में, इन्हीं के उद्भव के बारे में हम थोड़ा गहराई से समझेंगे। 1978 में बामसेफ, बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इसका गठन होता है। और इसका गठन कौन करते हैं? कांसी राम। ये बामसेफ क्या था? एक लाइन में यदि बोलें तो ये सरकारी कर्मचारियों का था और साधारण ट्रेड यूनियन नहीं था। ये संगठन बहुजन था। बहुजन से तात्पर्य है अनुसूचित जाति इसमें थी के सदस्य थे, अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य थे और अल्पसंख्यक थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, 4 लोग इसमें थे। 4 लोगों का ये एक कांग्लोमरेट, एक झुंड था, समुदाय बनाया, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे कहा गया बहुजन। और यहीं से बहुजन समाज पार्टी का उदय होता है। ये लोग राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी करते हैं और इसी तरफदारी का, राजनीतिक सत्ता की तक पहुंचने की ललक इनके अंदर इतनी तीव्र थी कि बहुजन समाज पार्टी का उदय होता है श्री कांशी राम की अगुवाई में। बहुजन समाज पार्टी अपने शुरू के दौर में एक बड़ी छोटी पार्टी रही और इसका जो क्षेत्र था, दायरा था, वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और वह भी सामाजिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए, सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मतदाताओं के लिए। लेकिन 1989-90 आते आते ये पार्टी काफ़ी फैल जाती है, ये पार्टी काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ने लगती है। 89 और 91 के चुनाव में इस पार्टी को सफलता मिलती है और आज़ाद भारत में ये पहली बार होता है जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतया सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बूते पर सफलता हासिल करता है, राजनीतिक सफलता हासिल करता है। किनके बल पर?
कमज़ोर वर्ग के मतों के बल पर। और जब ऐसा होता है और यह बात लोगों तक फैलती है, तब निम्न वर्ग जागता है और महसूस करता है हम इतने सक्षम हैं कि हम सत्ता बना सकते हैं, सत्ता बिगाड़ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा मील का पत्थर है निम्न वर्ग या समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान में। जब हम समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान की चर्चा करते हैं तो हम सामान्यतया 19वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं, जब ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन रॉय और अन्य लोगों ने समाज में सामाजिक चेतना जगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। उसी के तहत हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये निम्न वर्ग के लोग थोड़ा ज़्यादा शिक्षित होने लगते हैं, सजग होने लगते हैं। फिर भीमराव अंबेडकर जी का आना होता है और कुछ अन्य लोगों का आना होता है जो इस वर्ग की वकालत करते हैं, इस वर्ग की पैरवी करते हैं। और उसी के तहत 1980 आते आते कांशीराम के द्वारा बामसेफ और फिर बहुजन समाज पार्टी, ये निम्न वर्ग के तबके का चरमोत्कर्ष था राजनीतिक व्यवस्था में, जब ये लोग सफलता पाते हैं अपने ही वर्ग के मतों के बल पर। दरअसल कांशीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद केंद्रीय नीतियों पर रखी थी। बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, इनको यदि मिलाया जाए तो उन्होंने देखा था कि देश की आबादी में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा हो जाती है और संख्या के लिहाज से ये एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन सकते हैं। इस बात की पूरी समझ श्री कांशीराम को थी। उनको ये महसूस था कि इतनी बड़ी संख्या जो है, जो सबसे बड़ी है, तो एक ताकत, राजनीतिक ताकत के रूप में इन्हें क्यों न बनाया जाए। बसपा के आत्मविश्वास को इस तथ्य से बहुत बड़ा बल मिला था कि इन चारों के मिलने से हम एक सबसे बड़ा सामाजिक गुट बना सकते हैं। इसके बाद बसपा राज्य में, विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरती है और एक से ज़्यादा बार वहाँ वो सरकार बनाने में सक्षम होती है। यदि हम बसपा के मतदाताओं की बात करें तो इसमें कोई दो मत नहीं कि इसके मतदाताओं का सबसे बड़ा वर्ग या इसके सबसे बड़े समर्थक, सबसे ज़्यादा समर्थक सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मतदाता थे। सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मतदाता, ये इनका सबसे बड़ा वर्ग था। लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों में समय के साथ साथ अपनी पैठ बना ली है। अब ये मात्र निम्न वर्ग तक ही सीमित नहीं रह गया है, अब ये अपना जनाधार बढ़ा रहा है। अब अन्य जातियों के अंदर भी इसने अपनी पहुंच बनाई है। भारत के कई हिस्सों में सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के राजनीतिक और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप ले लिया है और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। किन दोनों के बीच? सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग बनाम अन्य पिछड़ा वर्ग। सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग और फिर बाकी। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में एक तरीके से प्रतिद्वंदिता अन्य राज्यों में भी चल रही है। और जैसे जैसे इन आंकड़ों की सच्चाई लोगों तक पहुंच रही है, ये दोनों समाज के वर्ग अपनी अपनी ताकत को समझ रहे हैं, उसकी अहमियत को समझ रहे हैं, राजनीतिक अहमियत को, और उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुई संक्षिप्त में
पिछड़ा वर्ग, संक्षिप्त में सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात। अब इसके संस्थापक के बारे में थोड़ा सा जान लें, श्री कांशीराम के बारे में। उनकी पृष्ठभूमि क्या थी जिन्होंने इस दलित वर्ग को राजनीतिक स्तर पर उस जगह पहुंचा दिया जहां वे स्वयं एक फोर्स बन के उभरे हैं, जहां उन्होंने स्वयं अपने दलितों के या शोषित वर्ग के, कमज़ोर वर्ग के लोगों के आधार पर ही सत्ता में काबिज होने की क्षमता पाई है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार। कांशीराम 1934 से 2006 इनका जीवन काल। बहुजन समाज पार्टी के सशक्तिकरण का प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, दोनों के लिए श्रेय इनको जाता है। सशक्तिकरण के लिए भी और एक राजनीतिक दल के संस्थापक के रूप में भी श्री कांशीराम को लोग जानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए केंद्र सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया। इनकी राजनीति में आने की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, पर पूना में जहां पर वो अंतिम बार पदस्थ थे सरकारी नौकरी में, वहाँ के कुछ घटनाक्रम ने, उस कार्यालय के कुछ घटनाक्रम ने उनको विवश किया कि वो इस्तीफा दें और कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए सामने आए। इस प्रकार वो सरकारी नौकरी से, क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी से इस्तीफा देते हैं, बामसेफ की स्थापना करते हैं, फिर DS4 बनाते हैं और अंत में 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है। 1984 वही वर्ष जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। एक आप याद रखने के लिए ध्यान में रख सकते हैं। बड़े कुशल रणनीतिकार माने जाते थे अपने समय में, और इस बात की अहमियत को लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि ये 3-4 वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक यदि साथ आते हैं तो बहुत ताकतवर बनेंगे। इस बात की अहमियत लोगों तक पहुंचाने का मादा इन्हीं में था, और इन्होंने ही सफल रूप से इसका प्रयास भी किया और इसमें सफल भी हुए। इसलिए वे एक बहुत कुशाग्र रणनीतिकार के रूप में जाने गए। अपनी राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे। उनका कहना था कि सत्ता में आना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें भी समाज में उसी स्तर पर देखा जाए जिस स्तर पर अन्य लोग हैं, और बिना राजनीतिक सत्ता में आए समाज ऐसा मौका देता नहीं। समाज दलित वर्गों के लिए ऐसा प्रयास नहीं करता कि वह स्वयं उन्हें ऊपर उठाए। इसके लिए दलित वर्गों को स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए इन 4 वर्ग के लोगों को एकजुट होकर स्वयं प्रयास करना पड़ेगा और राजनीतिक सत्ता को पाना पड़ेगा, ऐसी इनकी सोच थी। उत्तर भारत के राज्यों में सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों की राजनीति के लिए इन्होंने बहुत काम किया और एक सक्षम संगठनकर्ता के रूप में श्री कांशीराम जाने गए। इनका निधन सन 2006 में हुआ। राजनीति की बात करें तो भारत में राजनीति के साथ एक पहलू और जुड़ा हुआ है। वर्ग आधारित राजनीति, जाति आधारित राजनीति, गठबंधन की राजनीति, मुद्दों की राजनीति, व्यक्ति आधारित राजनीति, ये सभी दौर भारत में देखे जा चुके हैं, भारत की राजनीति में गत 70 वर्षों में। लेकिन इसके साथ साथ एक अन्य तरह की राजनीति कमोबेश कई बार हमारे इस समाज में दिखाई देती है, और उसे हम कहते हैं सांप्रदायिकता की राजनीति। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता की राजनीति का उबाल पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र को नई चुनौती
सांप्रदायिक राजनीति बनाम लोकतंत्र, ये संक्षिप्त में इस विषय का मुद्दा है। सांप्रदायिक राजनीति से क्या तात्पर्य है? सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? धर्म के आधार पर यदि कुछ किया जाए तो हम उसे सांप्रदायिकता का प्रभाव कहते हैं, धर्म आधारित। सन 90 के दशक में ये सांप्रदायिकता की राजनीति सामने आती है। सन 80 के दशक में आप देखते हैं कि कैसे श्री कांशीराम अल्पसंख्यक समुदाय, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम लोगों को अपनी पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। और जब ऐसा होता है तो अन्य राजनीतिक दलों की चेतना जागती है और वे इन अल्पसंख्यकों को एक सक्षम वोट बैंक के रूप में देखते हैं। इस तरह वोट बैंक के रूप में इनको देखे जाने से और एक मजबूत वोट बैंक के रूप में देखे जाने की परिणति इस बात में होती है कि इनको अपने पक्ष में करने के लिए जो राजनीति की जाती है वह सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है, धार्मिक झगड़ों का रूप ले लेती है। ये प्रवृत्ति जो है 1990 के बाद इसीलिए शुरू होती है। विशेषकर सांप्रदायिकता की राजनीति का उछाल इसी काल में होता है, क्योंकि इसी काल में अल्पसंख्यक बहुत एकजुट होकर सामने आते हैं। और इस उबाल का परिणाम यह है कि लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता, जो भारत की नीति है धर्मनिरपेक्षता, उसको एक बहुत बड़ी चुनौती मिलती है। सरकार किसका पक्ष ले? यदि सरकार निष्पक्ष होकर किसी एक धर्म समुदाय के लिए कार्य करेगी तो दूसरा पक्ष उसे सांप्रदायिक रूप देने का कोशिश करेगा, चाहे भले ही सरकार की अपनी सोच है कि वह जो कार्य कर रही है वह निष्पक्ष होकर कर रही है। निष्पक्ष होकर करने पर भी किसी न किसी का पक्ष तो लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष जो है वह इसे सांप्रदायिक रूप देता है और इस प्रकार ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। वैसे तो हम देखें तो भारत में आज़ादी से पहले भी सांप्रदायिकता का विष जो है काफ़ी फैल चुका था। भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता का तत्व विद्यमान ही नहीं था, बल्कि गहरे घाव छोड़ रहा था। धार्मिक आधार पर 1947 में देश का विभाजन होता है, ये सांप्रदायिकता का ही तो परिणाम है। इस विभाजन से सांप्रदायिक भावनाएं जो हैं वो और मजबूत हो गई। लोगों का सांप्रदायिकता पर और विश्वास बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि धार्मिक आधार पे हम यदि देश का विभाजन कर सकते हैं तो बाकी मुद्दे तो छोटे हैं। उन्हें भी धार्मिक रंग देकर पाया जा सकता है। विश्लेषकों का अनुमान था कि जैसे जैसे भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी, गहरी होंगी, सांप्रदायिकता वैसे वैसे कमज़ोर होती जाएगी, ऐसा विश्लेषकों का कहना था। लेकिन 90 के दशक में ये अनुमान गलत निकला। 90 के दशक की घटनाओं ने इस उम्मीद को गलत साबित कर दिया। इसमें एक शाहबानों का मामला था, बाबरी मस्जिद के विध्वंस का मामला था, गुजरात के दंगे की घटनाएं थीं, जिसने भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति को एक नया जामा पहना दिया, एक नया चेहरा दे दिया। इन तीन घटनाओं का हम थोड़ा अलग से जिक्र करेंगे संक्षिप्त में, शाहबानों, बाबरी मस्जिद और गुजरात के दंगे। लेकिन फिलहाल आप जान लें कि ये तीनों घटनाएं लगभग उसी कालखंड में होती हैं जब गठबंधन की राजनीति का
वर्चस्व बढ़ता है, जब पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, सामाजिक कमज़ोर वर्ग अपनी आवाज़ उठाता है, तो ये 90 का दशक बड़े ऊहापोह राजनीतिक दृष्टि से बड़े उथल पुथल का वर्ष था और उसी में सांप्रदायिकता भी आ जाती है। और ये 3 घटनाएं तत्कालीन राजनीति को बहुत प्रभावित करती हैं, जिसका असर आज भी देखा जा रहा है। इस दौर में आया एक दूसरा बदलाव, धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति। सांप्रदायिकता तो है ही, सांप्रदायिकता का उदय तो इस काल में देखा ही गया, लेकिन अब उसमें कुछ और कड़वाहट इस आधार पे जुड़ गई कि इस काल में हम देखते हैं कि धार्मिक पहचान के आधार पर जो राजनीति शुरू हुई वो इसी काल में हुई और इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। जनता पार्टी जो 1980 में बिखरती है, उसके बाद जनसंघ सामने आता है, तो जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के तत्वों पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना शुरू किया। हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के तत्व, तो भारतीय जनता पार्टी के उदय के साथ हम देखते हैं इस तरह का एक बदलाव, और उस बदलाव में वह हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद पर ज़्यादा जोर देता है। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है उसमें उसके अनुसार भारत का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के प्रति श्रद्धा रखता हो। भारतीय परंपराएं, भारत भूमि, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला ही भारतीय नागरिक हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और ये वही काल है जब भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ाती है, अपनी पहुंच, अपना जनाधार बढ़ाती है और उसके सीटों की संख्या में धीरे धीरे विकास होता है। सन 85 के समय तलाकशुदा शाह बानो, उसके मामले में सर्वोच्च अदालत ने शाह बानो को भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने का अधिकार दिया। ये एक बड़ा प्रसिद्ध केस है, शाह बानो का केस। गुजारा भत्ता करने के लिए शाह बानो के पक्ष में न्यायालय निर्णय देता है और कहता है कि इसके पूर्व पति द्वारा इसे गुजारा भत्ता दिया जाना आवश्यक है, न्यायोचित है। लेकिन पुरातन पंथी मुस्लिम समुदाय जो पुरानी परंपराओं पे चल रहा था वो उसका विरोध करते हैं, इस फैसले का विरोध करते हैं, न्यायालय के इस फैसले का विरोध करते हैं। और विरोध करने का आधार उनका रहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। उनका जो अपने समाज का जो अपना कानून है उसके आधार पे शाह बानो को भत्ता दिए जाने का, पूर्व पति द्वारा भत्ता दिए जाने का तीव्र विरोध इस मुस्लिम समुदायों द्वारा होता है जो थोड़े कट्टरपंथी, थोड़े पुराने विचारों वाले हैं। एक और जहां मुसलमानों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का विरोध हो रहा था और इसे उनके धार्मिक मामलों में दखल के रूप में बताने का प्रयास किया जा रहा था, वहीं तत्कालीन कांग्रेस सरकार उसने मुस्लिम महिला अधिनियम नाम से एक नियम पास किया, मुस्लिम महिला अधिनियम 1986, जिसका संबंध तलाक से जुड़े अधिकारों के तहत था। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को तत्कालीन केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी उसने कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा भत्ता दिए जाने के आदेश को खारिज कर दिया और गैर कानूनी बता दिया। सरकार के इस फैसले का, सरकार के इस कदम का, सरकार के इस बिल का भाजपा सहित बहुत सारे संगठनों ने विरोध किया और
उन्हें ऐसा लगा कि सरकार मुस्लिमों का पक्ष ले रही है। कांग्रेस सरकार जो है वह अल्पसंख्यक का पक्ष ले रही है। इसी दौर में जब इस तलाक के मुद्दे को लेकर, शाह बानो केस को लेकर पूरे देश में दोनों समुदायों के बीच एक तरीके से तनाव बढ़ रहा था, उसी दौरान एक और घटना होती है और वह घटना है बाबरी मस्जिद का विध्वंस। इस दौर में अयोध्या का जो विवादित एक ढांचा था जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता, 1992 में उसे कार सेवकों द्वारा तोड़ दिया जाता है। कार सेवक किन्हें कहते हैं? ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर स्वयमेव कुछ सेवा करने के लिए सामने आते हैं। धर्म के नाम पर बिना किसी अपेक्षा के स्वयमेव सेवा करने के लिए सामने आने वाले लोगों को कार सेवक कहा जाता है। तो इस प्रकार कार सेवकों का एक झुंड अयोध्या में उस विवादित ढांचे की ओर बढ़ता है जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं और जो बहुत अनेकों वर्ष पुराना था, कई सौ वर्ष पुराना था ढांचा, और उसे तोड़ देते हैं। बाबरी मस्जिद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जगह वही है जहां पर उनके देवता श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था, राम जन्मभूमि। लेकिन मुगल शासक बाबर के कोई सिपह सालार थे मीर बाकी, जिसने इस जगह मस्जिद बना दी और इस प्रकार एक विवाद खड़ा हो गया। राम जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद का बनाया जाना हिंदुओं को नागवार गुजरा और जब ये बात सामने आई तो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में मामला एक तरफ लंबित और दूसरी ओर यहाँ बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने ढहा दिया 1992 में। और इस प्रकार उनके द्वारा किसी धर्म विशेष, किसी समुदाय विशेष के द्वारा ढांचे को ढहाने का एक दुष्परिणाम ये हुआ कि दूसरे धर्म समुदाय के द्वारा इसे अन्यथा लिया गया और इस प्रकार दोनों समुदायों के बीच में जो धार्मिक आधार पर जो तनाव शाह बानो केस और उसके आसपास वो बढ़ता चला गया और कई बार तो इसने सांप्रदायिकता का रूप भी लिया। बाबरी मस्जिद जब ढाई गई, बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया तो पूरे देश में कई जगह धर्म आधारित दंगे हुए जिसे हम सांप्रदायिक दंगे कहते हैं और इसके चलते भाजपा सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। कई जगह भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त किया केंद्र सरकार ने और राष्ट्रपति शासन लागू किया, ये कहते हुए कि इन राज्यों में सांप्रदायिक दंगे कुछ ज़्यादा हुए हैं और इसका दोष राज्य सरकारों पर मढ़ते हुए केंद्र सरकार ने, जो कांग्रेस की थी, उसने राज्य सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर लिया और इस प्रकार इन राज्यों की शासन व्यवस्था को एक तरीके से अपने हाथ में ले लिया। इस घटना के बाद सांप्रदायिक सौहार्द के लोकतांत्रिक माहौल में कई दफ़ा बड़ी चुनौतियां आईं। एक और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का प्रयास और दूसरी ओर सांप्रदायिकता की आग जब तब भड़क उठती थी, तनाव बढ़ रहे थे और लोकतंत्र में जहां सर्वधर्म समभाव की भावना रहती है, लोकतंत्र जहां पर सब लोग समान दृष्टि से देखे जाते हैं, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता जहां पे शासन किसी के भी धार्मिक मामलों में दखल न देने की गारंटी देता है, वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होना एक बहुत चिंता का विषय बन गया और हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरा हो गया। अयोध्या में जो विवादित ढांचा था जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसके विध्वंस की टाइमलाइन को भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि किसके बाद घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता गया। सबसे पहले तो जो संगठन था जो इस विध्वंस के लिए
एक तरीके से जिम्मेदार माना जाता है, उसने राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करते हुए दिसंबर 92 में एक कार सेवा का आयोजन किया। और कार सेवा अर्थात एक ऐसी वॉलंटरी सेवा, जैसा मैंने बताया, जिसमें स्वयमेव अपनी शारीरिक क्षमता से आर्थिक क्षमता के अनुसार किसी कार्य में मदद करना। तो दिसंबर 92 कार सेवा का आयोजन किनके द्वारा? संगठन, वो वाला संगठन जो राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहा था। राम भक्तों के से ये आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रम दान करें। तो यहाँ पर कार सेवकों से मूलतः श्रम दान की अपेक्षा थी और इन संगठनों ने श्रम दान का अनुरोध किया, जिसके तहत उद्देश्य ये था कि अपनी शारीरिक मेहनत से जो ढांचे को बनाने में जो लेबर लगेगा, शारीरिक जो लेबर लगेगा, उसमें योगदान करें। सुप्रीम कोर्ट का ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को एक आदेश आता है कि जो विवादित ढांचा है उसकी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये ढांचे को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए। संभवतः सुप्रीम कोर्ट को ऐसा अंदेशा था या ऐसी संभावना से बचने के लिए, ऐसी संभावना को हटाने के लिए कि कहीं ये ढांचा न ढह जाए, ढहा दिया जाए, उसने राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस ढांचे की सुरक्षा के समुचित इंतज़ाम करें। 6 दिसंबर आता है, 6 दिसंबर 1992, और देश के विभिन्न भागों से लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं अयोध्या में। और ऐसा कुछ होता है घटनाक्रम कि उस भीड़ में अचानक एक झोंका आता है और उसके प्रभाव से, उसके वजन से ये मस्जिद जो है वो गिर जाती है, मस्जिद को गिरा दिया जाता है। जैसे ही मस्जिद के विध्वंस की, मस्जिद के गिरने की खबर फैलती है, पूरे देश में एक तरह का तनाव हो जाता है, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है और देश के कई भागों में दो मतों के धर्मावलंबियों के बीच में झड़प होती है। बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये दशक जो है 1990 से 2000, ये दशक बड़े तनाव के दशक थे। इसी काल में, इसी दौर में 2002 में एक और घटना होती है और वह है गुजरात में धार्मिक आधार पर बटे हुए दो समुदायों के बीच में कुछ इस तरह के हिंसक टकराव होना, जो विश्व में हमारी एक तरीके से हमारे लिए बड़ी अजीब स्थिति पैदा कर देता है। लोकतंत्र के ऊपर ये बहुत बड़ा खतरा था। और वो घटना क्या थी? गुजरात का गोधरा स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन, उसकी बोगी में जिसमें कार सेवक बैठे हुए थे, उसमें आग लग गई। इस आग लग गई की बात को लेकर बहुत संशय है, बहुत विवाद है। सच्चाई ये कि इस घटना में 57 लोग जो उस बोगी के अंदर थे, उनमें से 57 लोग जल के मर गए। क्योंकि अयोध्या से आ रही थी, कार सेवकों की थी, इनकी संख्या किसी एक विशेष धर्म समुदाय की थी, बहुलता थी, सभी लोग एक ही धर्म के थे। और चूंकि ये लोग अयोध्या से आ रहे थे, कार सेवक थे, ऐसा अंदेशा था कि संभवतः दूसरे समुदाय के लोगों ने आग लगाई है। और इस प्रकार एक धार्मिक रंग इसको दिया गया। सांप्रदायिकता की आग इतनी भड़क गई कि बाद में हजारों लोग इसमें मारे गए। सांप्रदायिक दंगे पूरे गुजरात में हुए। जिस बदलाव की हम चर्चा कर रहे हैं इस काल में, किस तरह के बदलाव आए, हम इन बदलावों को एक तरह से हम 4
भागों में बांट सकते हैं। पहला बदलाव, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को केंद्र ने बर्खास्त किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। तीसरा बदलाव जो राम जन्मभूमि के परिप्रेक्ष्य में हुआ या बाबरी मस्जिद के घटनाक्रम के बाद हुआ, वह था केंद्र द्वारा जांच आयोग की नियुक्त किया जाना। और चौथा है, भाजपा ने आधिकारिक तौर पर घटना के लिए अफसोस जताया। ये चार बदलाव अपने अपने तय भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं। सरकार के बदलने से, सरकार के बर्खास्त होने से नई सरकार आती है, बल्कि नई सरकार आने से पूर्व राष्ट्रपति शासन लागू होता है और इस प्रकार केंद्र हावी हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्यों में भी भाजपा की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है केंद्र के द्वारा एक एक करके, और इसकी शुरुआत भाजपा से होती है। इसलिए ये पहला बदलाव बोला जाएगा। न्यायालय की अवमानना, वह तो न्यायालय से संबंधित था। भाजपा के द्वारा आधिकारिक स्तर पर इस घटना के लिए माफ़ी मांगना, अफसोस जताना, इसने भी एक राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा किया। अब जो बिंदु है, केंद्र द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति, इसकी जांच की परिणति करना, इसकी जांच की का जो दायरा था वह किस बात का था कि इन्हें ये देखना था कि ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई जिसके कारण मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया, जिसकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई। इस बदलाव के घटनाक्रम में, इस बदलाव के वो मौलिक प्रश्न क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक सहमति बनी है, आम सहमति जिसे हम कह सकते हैं। एक बदलाव ऐसा है, एक दौर ऐसा भी चला जब सब में सहमति रही हो, और वो सहमति किन मुद्दों पर है इनको थोड़ा सा हम समझ लें। और वे हैं मूलतः वो चार मुद्दे, जिनमें से पहला है आर्थिक मुद्दा। यदि मैं आम सहमति की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है, दल कोई से भी हों, दल किसी भी विचारधारा के हों, उनकी राजनीतिक सोच कुछ भी हो, लेकिन इन चार बिंदुओं पर एक मायने में सभी दल सहमत हैं। पहला बिंदु है नई आर्थिक नीति पर सहमति। नई आर्थिक नीति अर्थात न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी। एनईपी से तात्पर्य क्या है? जो 1991 के बाद नरसिम्हा राव के शासन में जो उदारवादी नीति अपनाई गई, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया, उस पर मोटा मोटा सभी राजनीतिक दल सहमत हैं। सभी राजनीतिक दल इस नीति के पक्ष में हैं। ये एकमत होना इनके लिए ज़रूरी था भारत के आर्थिक विकास के लिए, ताकि व्यापारी वर्ग को, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को ये मैसेज जाए कि ये आर्थिक नीति जो है वो लंबे रहने वाली है, सरकारों के साथ ये नहीं बदलेगी। यद्यपि अभी भी कुछ छोटे मोटे दल ऐसे हैं जो इसका कभी कभी विरोध करते रहते हैं, लेकिन अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीति से देश का विकास होगा, देश समृद्ध होगा, और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति तभी बन सकता है जब वह नई आर्थिक नीति को और मजबूत बनाए और बढ़ावा दे। दूसरी बात जिस पे सब में सहमति है वह है पिछड़ी जातियों की राजनीति। पिछड़ी जातियों के लिए राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रयास करना। कमोबेश सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि भारत में यदि सच में लोकतंत्र स्थापित करना है, भारत में यदि वास्तव में समानता के अधिकार को धरातल पर लाना है, तो ये आवश्यक है कि हम सब इस बात पे सहमत हों कि हम सबको पिछड़े वर्ग के लिए
पिछड़े वर्ग के उद्धार के लिए, पिछड़ी जातियों के उद्धार के लिए उनकी जो अपेक्षाएं हैं, राजनीतिक अपेक्षाएं और सामाजिक अपेक्षाओं से पूरा करें। राजनीतिक दलों ने अपनी पहचान अब ये समझ लिया है कि पिछड़ी जातियों का सामाजिक और राजनीतिक उत्थान ये समय की ज़रूरत है, समय की दरकार है। इसी के कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा, बेरोजगारी, इसको लेकर पिछड़े वर्गों के लिए सीट के आरक्षण के पक्ष में हैं। चाहे वो शिक्षा के मामले हों, चाहे वे रोजगार के मामले हों, वहाँ पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए अब मोटा मोटा सभी राजनीतिक दल सहमत हैं। और इसीलिए इस आरक्षण की सततता तब से बनी हुई है जब से इस तरह के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राजनीतिक दल ये भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए। तो पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े तबके, इनके प्रयास के लिए भी सभी राजनीतिक दल सहमत हैं। तीसरा मुद्दा जिस पे सभी दल सहमत हैं वह है शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका को सब स्वीकार करते हैं। अर्थात भारत एक देश है, भारत में संघवाद है, भारत की जो राजनीतिक या शासन व्यवस्था है वह संघीय व्यवस्था है। उसमें क्षेत्रीयवाद को, उसमें राज्यों के दलों को भी उतनी ही अहमियत दी जाए जितनी राष्ट्रीय दलों को। और इसलिए राष्ट्रीय दल ये स्वीकार करते हैं कि देश की शासन व्यवस्था में, देश की सत्ता प्रणाली में प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल जैसा भेद अब ना किया जाए। इनके बीच में किसी तरह का ऐसी सोच ना हो कि प्रांतीय दल छोटे होते हैं। समय दर समय गत 30 वर्षों में इन प्रांतीय दलों ने अपनी अहमियत को महसूस करा दिया है। और जैसा मैंने बारंबार कहा है, केंद्र में सत्ता में आने के लिए इन राष्ट्रीय दलों को इन क्षेत्रीय दलों की लाठी का सपोर्ट लेना पड़ा है। तो इसलिए मोटे मोटे अब सभी दल इस बात पे सहमत हैं कि प्रांतीय दलों की भूमिका उतनी ही अहम है जितनी कि राष्ट्रीय दलों की। और इसलिए राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दलों के बीच में जो अंतर है, समझ का अंतर, प्रांतीय दल को एकमात्र छोटा दल अब नहीं माना जाए, ये जो अंतर है ये कम होता जा रहा है, जो बड़ी अच्छी बात है। हमने इसी अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदारी कर रहे हैं, गठबंधन की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। वर्तमान एनडीए सरकार में, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मानते हैं, उसमें भी 30 से ज़्यादा दल जो क्षेत्रीय स्तर पर हैं उनकी सहभागिता है। और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति को बहुत महत्वपूर्ण दिशा दी है, देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस 3 बातों पर सहमति, आम सहमति के बाद चौथी और अंतिम बात जिस पर सहमति है, और वह है विचारधारा के बदले कार्य सिद्धि पर ज़्यादा जोर। विचारधारा के बदले कार्य सिद्धि पर ज़्यादा जोर, विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। ये बहुत अहम बिंदु है। विचारधारागत सहमति के बिना भी राजनीतिक गठबंधन संभव है, और ऐसा करने में किसी तरह की आपत्ति, किसी तरह की गलत भावना नहीं। यदि ऐसा होता है तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार चल सकती है। तो ऐसे यदि प्रयास होते हैं तो इसे गलत न समझा जाए। यह सहमति भी सभी राजनीतिक दलों में अब हो गई है। गठबंधन की राजनीति के दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बात, उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। विचारों की विभिन्नता से अब उनकी कोई दरकार नहीं, ज़्यादा महत्वपूर्ण है सत्ता में शामिल होना।
जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन वे दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हैं। ये एक उदाहरण है कि भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा, जो उसकी मुख्य विचारधारा है, उससे भले सहमत ना हो, लेकिन भाजपा के साथ सत्ता में शामिल होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को अनदेखा करते हुए भाजपा के साथ एक तरीके से गठबंधन किया है। अर्थात विचारों को न देखें, कार्य सिद्धि को देखें। हमारा काम यदि होता है, हमारे राज्य के लिए यदि इसी में भलाई है, तो हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, और इसे किसी गलत नज़रिए से ना देखा जाए। इसका फ़ायदा ये भी है कि गठबंधन 5 साल तो चलता है। ऐसे गठबंधन से भी सरकारें 5 साल चलती हैं। बारंबार चुनाव से बचा जा सकता है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत कम से कम कुछ आधारभूत कार्य किए जा सकते हैं, आदि आदि। तो ये 4 आम सहमतियों के बिंदु हैं जिस पर लगभग सभी राजनीतिक दल सहमत हैं। ये सब महत्वपूर्ण बदलाव हैं और आने वाली जो राजनीति है, इन्हीं बदलावों के इर्द गिर्द घूमेगी, इन्हीं बदलावों के दायरे में आगे आएगी। मुख्य राजनीतिक दल जो हैं वो कुछ एक मसलों पर सहमत हैं। गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मामलों में जन आंदोलनों के जरिए ये राजनीतिक एजेंट के रूप में सामने आ रहे हैं। ये आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं। यह भी एक आम सहमति का मुद्दा है, आम सहमति की बात है कि जन आंदोलन जो है वो एक तरीके से एजेंट हैं, सरकार को दिशा देते हैं, सरकार को जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। इसी तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी। हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति और मजबूत हुई है। नए सामाजिक वर्ग सामने आए हैं, नए क्षेत्रीय दल सामने आए हैं और इनकी बढ़ती भूमिका नए राजनीतिक दलों, नई क्षेत्रीय पार्टियों, जन आंदोलनों की बढ़ती भूमिका को चिंता के रूप में इन दलों को नहीं देखना चाहिए। राष्ट्रीय दलों को या सरकार को ये मानना चाहिए कि ये सब जो हो रहा है, चाहे क्षेत्रीय दलों का उद्भव, जन आंदोलनों का बढ़ता प्रभाव और उसके साथ साथ नए सामाजिक वर्गों का उद्भव, ये सब भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं बल्कि लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी पक्षों को, सभी लोगों को, सभी पहलुओं पर अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का, अपनी बात मनवाने का मौका मिले। और ये तभी संभव है जब हम क्षेत्रीय पार्टियों को, विभिन्न समाज के विभिन्न तबके के लोगों को और साथ ही जन आंदोलनों के जरिए, रैलियों के जरिए अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकें और सरकार को इस बात के लिए विवश कर सकें कि वह इस आवाज़ को सुने और उपयोगी या उचित कार्रवाई करे। यही लोकतंत्र की सफलता है और यही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।